हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सेंटर 24/7। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर, योर फिजिक्स एजुकेटर। सो आज मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रॉकेट रिवीजन ऑफ द चैप्टर नंबर 6, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब बहुत सारे बच्चों को इसका डायरेक्शन वायरेक्शन का रोला रहता है यार, लेंस लॉ समझ में नहीं आता। बट हम इस 20 मिनट के सेशन में पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम गो थ्रू करवा दे, एकदम दिल को छुआ दे। एंड मैं ये मेक श्योर करूंगी कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप बोलोगे अरे वाह यार, ऐसा रिवीजन आज तक किसी ने नहीं करवाया। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहला टॉपिक आता है बेटू मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? किसी एक परपेंडिकुलर एरिया को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस परपेंडिकुलर एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, यहाँ पे बेटा एंगल बिटवीन बी एंड ए वेक्टर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड एरिया वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज थीटा। ठीक है, उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। फैराडेज ने दो लॉज दिए थे इंडक्शन के, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ में सिर्फ उन्होंने इतना बताया था कि अगर किसी भी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, वो किसी की वजह से भी हो सकता है, बी में चेंज आया, ए में चेंज आया, ओरिएंटेशन यानी कि थीटा में चेंज आया, तो उसकी वजह से उस सर्किट में देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण आपके पास सर्किट में इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट आएगा जो अपोज करेगा उस चेंज को। किसके चेंज को? मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को। सेकेंड लॉ में इन्होंने इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या दिया था? मैग्नीट्यूड दिया था, फॉर्मूला दिया था दैट ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, यानी कि अगर फ्लक्स में चेंज आएगा तो देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। नेगेटिव क्या सिंबलाइज कर रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इस डायरेक्शन में आएगा कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। नेगेटिव इज रिप्रेजेंटिंग अपोजिशन। ठीक है, नेगेटिव इज रिप्रेजेंटिंग अपोजिशन। फिर आता है लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या स्टेट करता है? पास आएगा तो आने नहीं दूंगा, दूर जाएगा तो जाने नहीं दूंगा। यार सिंपल एज दैट यार। लेंज लॉ ये बताता है पोलैरिटी क्या होगी आपके पास जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसकी। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें, लेट्स सपोज हमारे पास ये बार मैग्नेट है, इट इज अप्रोचिंग दिस सर्कुलर कॉइल। बेटा नॉर्थ साइड जब अप्रोच करेगी इस साइड को, तो ये वाला जो कॉइल है उसमें करंट कुछ इस तरीके से दौड़ेगा कि ये वाली साइड नॉर्थ की तरह प्रिटेंड होगी। और नॉर्थ से करंट कैसा दिखता है? हमेशा एंटी क्लॉकवाइज दिखता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस, नॉर्थ से करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखता है एंड नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? अपोज करेंगे। तो पास आएगा तो आने नहीं दूंगा, ये कौन बोल रहा है? कॉइल बोल रहा है। ठीक है, कॉइल बोल रहा है। और वहीं पर अगर ये बार मैग्नेट दूर जा रहा होता तो बेटा ये नॉर्थ साइड है तो ये साइड साउथ की तरह बिहेव करती है, और साउथ से करंट कैसा दिखता है? क्लॉकवाइज दिखता है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, नॉर्थ से करंट कैसा दिखता है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। एंड साउथ से करंट कैसा दिखता है? क्लॉकवाइज। ठीक है, साउथ से करंट कैसा दिखता है? क्लॉकवाइज दिखता है। ठीक है जी, आगे चले। ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। ठीक है, नेगेटिव साइन सिंबलाइजेस लेंज लॉ। अब एवरेज इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। अगर आपके पास कुछ इंटरवल में कुछ पर्टिकुलर टाइम में फ्लक्स की वैल्यू गिवन है और उसके बाद नेक्स्ट पर्टिकुलर टाइम में नेक्स्ट फ्लक्स की वैल्यू गिवन है, तो ईएमएफ डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी के बराबर होगा, वेयर डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल। ठीक है, बहुत दम लग रहा है, बहुत मेहनत लग रही है यार तुम्हारे लिए सेशंस बनाने में, क्योंकि ये लगातार जो इस एक वीक की मैं बात करूं, जब तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले होते हैं, जब तुम इस रॉकेट रिवीजन को देख रहे होंगे, है ना, एक्चुअली इट इज गोइंग टू हेल्प यू बिफोर योर एग्जाम्स ओनली, जब आप पूरी प्रेपरेशन कर चुके हैं और आप किसी चैप्टर को क्रिस्प वे में रिवाइज करना चाहते हैं। सो बेटा ये जितना टाइम इसको डिलीवर करने में लगता है ना, यानी कि 20 मिनट, उससे 20 गुना टाइम लगता है ये कंटेंट बनाने में। सो यार दम लगता है। आप सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए सेशन को, और जुड़े रहिए मैम के साथ इस चैनल पे, बिकॉज मैम सच में बेटा बहुत 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 एफर्ट्स कर रही है आपके लिए कि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेकर आ पाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर बेटा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल जो है वो जा रहा है और आप किसी कॉइल के एक साइड को मूव कर रहे हैं, ठीक है, इट इज मूवेबल। सो इस टाइम पर जो आपके पास ईएमएफ इंड्यूस होता है दैट इज मोशनल ईएमएफ। ठीक है, दिस इज मोशनल ईएमएफ। इसका फॉर्मूला रहता है बेटा बी इंटू एल इंटू वी। B is magnetic field induction, L is the length and V is the speed। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर बात करें थीटा की वैल्यू बेटा यहाँ पे 0 डिग्री है। ठीक है, बिकॉज अगर हम यहाँ पे बात करें आपके पास जो L वेक्टर है, यानी कि बेसिकली आप लेंथ ले लीजिए, है ना, लेंथ ले लीजिए एंड जो वेलोसिटी ले लीजिए, ये दे आर इन पैरेलल। ठीक है, दे आर इन पैरेलल। सो यहाँ पर
थीटा की वैल्यू क्या है बेटा 0 डिग्री है, ठीक है। वेलोसिटी एंड लेंथ ऑफ द वेक्टर, इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ बेटा आपको पता है सिंपली क्या होगा इस केस में, बी इंटू एल इंटू वी। अगर हम इंड्यूस्ड करंट की बात करते हैं दैट विल बी ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, वेयर आर इज व्हाट, आर इज द रेजिस्टेंस, सो बी इंटू वी इंटू एल डिवाइडेड बाय आर। अब अगर हम फोर्स ऑन द कंडक्टर की बात करें तो फोर्स ऑन द कंडक्टर का फॉर्मूला निकलता है बेटा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आर। अब बहुत सारी जगह पर ऐसा बोला गया है दैट दिस टॉपिक हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम योर सीबीएसई सिलेबस, बट आई विल रिकमेंड यू कि आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला तो एटलीस्ट देख कर जाइएगा, ठीक है। तो फोर्स बेटा कंडक्टर के ऊपर, वैसे तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है बी इंटू आई इंटू एल इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे मैंने करंट का इक्वेशन यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया बी इंटू वी इंटू एल डिवाइडेड बाय आर, तो हमारे पास ओवरऑल फोर्स का फॉर्मूला निकल के आया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आर। पावर क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। पावर इज व्हाट, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो पावर के केस में बेटा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा, ठीक है। मोशनल ईएमएफ ऑफ रोटेटरी रॉड, अगर हम रोटेशन में कॉन्सेप्ट में समझना चाहें तो बेटा आप हमेशा याद रखिए कि अगर मैं एक एंड पॉइंट से, लेट सपोज ये CD रॉड है और एक एंड पॉइंट से मैं इस रॉड को क्या कर रही हूँ, रोटेट कर रही हूँ विथ सम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, विथ सम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, लेंथ इज व्हाट L। तो बेटा अगर मैं VC माइनस ऑफ VD करूँ, अगर मैं VC माइनस VD करूँ यानी कि पोटेंशियल एट C पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट D पॉइंट, तो बेटा वो किसके बराबर हो जाएगा, हाफ B ओमेगा इंटू L के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, वेयर B इज द मैग्नेटिक फील्ड, ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड, L इज द लेंथ, ठीक है, L इज द लेंथ। और अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें सर्कुलर डिस्क की, तो बेटा बस यहाँ पे L की जगह किससे रिप्लेस हो जाता है, R से रिप्लेस हो जाता है। यहाँ पे फॉर्मूला बनता है हाफ B ओमेगा इंटू R का स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इंडक्टेंस। अब इंडक्टेंस क्या है, इंडक्टेंस डिपेंड करती है बेटा ज्योमेट्री पर ऑफ द कॉइल एंड इंट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टीज पर। इंडक्टेंस दो तरीके की हो सकती है, एक होती है सेल्फ इंडक्टेंस, एक होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर एक कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है और उस फ्लक्स के चेंज के कारण करंट या ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है उसी सेम कॉइल में, सो बेटा दिस इज रेफर टू एज सेल्फ इंडक्शन। बट अगर लेट सपोज एक प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हुआ, करंट के चेंज के कारण मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, और इसका जो इफेक्ट है हम वो बाजू वाले कॉइल में स्टडी कर रहे हैं, इसका जो इफेक्ट है वो हम बाजू वाले कॉइल में स्टडी कर रहे हैं, सो दैट इज बेसिकली रेफर टू एज म्यूचुअल इंडक्शन। तो बेटा सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट इज रिप्रेजेंटेड बाय L है, ठीक है, L से रिप्रेजेंटेड होता है बेटा सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट विच इज रिटन एज n phi डिवाइडेड बाय I, ठीक है, n phi डिवाइडेड बाय I। अब यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, फ्लक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है BA cos थीटा, मैं मान के चल रही हूँ यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड एरिया वेक्टर आर पैरेलल, ठीक है। सो बेटा L की वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय I। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताती हूँ जिसमें आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन फंस सकता है। बेटा जो सेल्फ इंडक्टेंस होती है वो देखने में तो टोटल फ्लक्स और करंट पर डिपेंड करी हुई दिखाई दे रही है, बट एक्चुअली सेल्फ इंडक्टेंस इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन phi एंड I। एक्चुअली सेल्फ इंडक्टेंस phi और I पर डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ दिख रहा है ऐसा, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ओके। EMF इज इक्वल्स टू बेटा व्हाट, माइनस ऑफ L di by dt। आप सिंपली फ्लक्स की जगह L इंटू I रखेंगे तो फैराडे का जो सेकंड लॉ था वो कैसे चेंज हो जाएगा, इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ L di by dt हो जाएगा, वेयर L इज व्हाट, L इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। di by dt क्या होता है बेटा, जितना रेट ऑफ चेंज हो रहा है करंट का, है ना, जितना आपके पास करंट चेंज हो रहा है उसके हिसाब से ही आपके पास EMF इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से आपके पास EMF इंड्यूस हो रहा है। इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड की अपन बात करते हैं, ठीक है। अगर हम लॉन्ग सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं बेटा तो आपके पास फॉर्मूला रहता है इंडक्टेंस का म्यू नॉट n स्क्वायर A डिवाइडेड बाय L। आप देख सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस इज डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, क्रॉस सेक्शनल एरिया और ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। n इज नंबर ऑफ टर्न्स, A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, L इज लेंथ, ठीक है। अब अगर आपके पास जो सोलेनॉइड है उसके बीच में कोई और मीडियम इंसर्ट कर दिया गया है, कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर बाइंडिंग्स दे दी गई है, तो यहाँ पे बेटा म्यू नॉट की जगह म्यू आएगा विच इज फर्दर रिटन एज म्यू नॉट इंटू म्यू आर, जिसको हम म्यू नॉट इंटू म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक सोलेनॉइड में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, स्मॉल n, ठीक है, उसको स्मॉल n से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा इंडक्टर अपने अंदर क्या स्टोर करता है, इंडक्टर अपने अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है, जिसका फॉर्मूला क्या रहता है, हाफ Li का स्क्वायर रहता है, वेयर L इज व्हाट, L इज द सेल्फ इंडक्टेंस, I इज व्हाट, I इज द
करंट, ठीक है, आई क्या है, करंट है। अब मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर कैपेसिटर के केस में बात करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ते थे ना, वहाँ पे भी हम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर होता था। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, हाफ का हाफ, ई के स्क्वायर की जगह बी का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/μ0, ठीक है। अब बेटा अगर हम बात करें मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे, सिंपल मैग्नेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो बेटा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2μ0 इंटू साथ में क्या आ जाएगा, ए इंटू एल आ जाएगा, एरिया इंटू लेंथ आ जाएगा, ठीक है, एरिया इंटू लेंथ आ जाएगा। चलिए अब सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल की बात कर लेते हैं। अगर हम सर्कुलर कॉइल की बात कर रहे हैं जिसका रेडियस आर है और जिसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जिसका रेडियस आर है जिसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो बेटा उसका सेल्फ इंडक्टेंस μ0 पाई एन का स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होता है। ये एरिया पर डिपेंड करता है, बोलो, ये एरिया पर डिपेंड करता है बेटा, एरिया की डिपेंडेंस में पाई आर स्क्वायर डाला है, फिर वहां पे एक आर रिड्यूस हो जाता है, बट ये याद रखना नंबर ऑफ टर्न्स पे के स्क्वायर पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, आर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, एक की गलती की भरपाई जब दूसरे को करनी पड़ती है, दैट इज रेफर टू एज म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस में याद रखिएगा, अगर यहाँ पे एम 1 2 है, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड कॉइल, इट मींस दैट करंट सेकंड कॉइल का है और उसके कारण जो फ्लक्स में चेंज आया है वो फर्स्ट कॉइल में आया है। करंट सेकेंडरी का, फ्लक्स में चेंज प्राइमरी का, ठीक है, रिमेंबर कर लीजिएगा। अब अगर M2 1 रखेंगे तो बेटा आपके पास जो लास्ट वाला है उसका करंट है, तो करंट फर्स्ट में है, उसका इम्पैक्ट फ्लक्स का किस में स्टडी कर रहे हैं बेटा, सेकंड में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से चेंज होगा, एक तो पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, -(m)di/dt बन जाएगा, ठीक है, एक और नया फॉर्मुलेशन ले जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला। दूसरी बात बेटा, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 M21 है ये बराबर होता है μ0 μr n1 n2 पाई r1 का स्क्वायर इंटू एल। जो भी दो कॉइल्स एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए हैं, है ना, जो भी दो कॉइल्स एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए हैं, तो जो अंदर वाले का क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाई r1 का स्क्वायर, उसके ऊपर म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करता है। N1 N2 क्या है बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के बराबर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स की बात करते हैं। सीरीज के केस में बात करें L1 + L2 होता है, पैरेलल के केस में बात करें बेटा 1/L1 + 1/L2 होता है। ये कब होता है, जब म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पर 0 है, व्हेन म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 0। पर जब म्यूचुअल इंडक्टेंस है बेटा पिक्चर में, तो यहाँ पे अगेन दो केसेस आते हैं, +-M। अगर तो दोनों कॉइल्स के जो टर्न्स है बेटा एक दूसरे को सपोर्टिंग है, बाइंडिंग्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, तो +2m आ जाएगा। अगर अपोजिंग है तो -2m आ जाएगा, ठीक है। अगर अपोजिंग है तो -2m, अगर सपोर्टिंग है तो +2m। प्लस साइन वाइंडिंग्स आर इन द सेम सेंस, नेगेटिव साइन वाइंडिंग्स आर इन द ऑपोजिट सेंस। चलिए फिर आता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या रहता है, अब अगर दो कॉइल्स साथ साथ बैठे हैं, ये जरूरी नहीं है ना यार, अब देखो यार, दो अनजान लोग अगर साथ साथ बैठे हैं तो जरूरी नहीं है ना कि एक अच्छा कपल बना लेंगे, फ्रेंड्स भी तो हो सकते हैं या फिर अनजान भी तो हो सकते हैं। तो कपलिंग कब होती है, कपलिंग किसी पर्टिकुलर कंडीशन में होती है, जब हमारे पास कपलिंग कोफिशिएंट 1 होता है, यानी कि वो पर्टिकुलर केस जब वाइंडिंग्स एक दूसरे के ऊपर है ना इंटर्न है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि दे आर कोएक्सियल, दो सोलेनॉइड्स हैं वो कोएक्सियली प्लेस्ड है, यानी कि उनकी एक्सिस सेम है, तो उस केस में कपलिंग जो है वो मैक्सिमम होती है। अब वहीं पर अगर आप दो कॉइल्स को दूर दूर रख देते हो तो उनकी कपलिंग थोड़ी होगी बेटा, दूर दूर जब होंगे वो, तो उनकी जो फ्लक्स है वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट थोड़ी हो सकती है, तो उस केस में कपलिंग नहीं होती है। तो कपलिंग कोफिशिएंट को हम m/√L1 L2 से डिनोट कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, सेल्फ इंडक्टेंस अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, बट म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर हो रहा है तो सेल्फ इंडक्टेंस का होना जरूरी है। सेल्फ इंडक्टेंस तो होगा ही होगा, बट अगर सेल्फ इंडक्टेंस के साथ बोलें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो सकता है, बट म्यूचुअल इंडक्टेंस अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसके साथ सेल्फ इंडक्टेंस को एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, आई होप द थिंग्स आर सुपर डुपर ऑसम तरीके से क्रिस्टल क्लियर। चलिए फिर मूव करते हैं एसी जनरेटर की तरफ। एसी जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है। इंड्यूस ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू बेटा E0 आपको पता होना चाहिए बैन ओमेगा के बराबर होता है। नहीं, ये आपके पास बैन ओमेगा के बराबर होता है, BAN इंटू ओमेगा, वेयर B इज अ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, A इज अ एरिया, N इज अ नंबर ऑफ टर्न्स, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा बेटा क्या होता है, 2π/T के बराबर होता है, वेयर T इज अ टाइम पीरियड। ठीक है जी, चलिए सो लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं इस चैप्टर के, दैट इज ट्रांसफॉर्मर। बेटा अब
हमारे पास जो एसी सप्लाई होती है ना, उसको हम बढ़ा भी सकते हैं और उसको हम कम भी कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर दो तरीके का होता है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की अगर अपन बात करें, यानी कि अगर हम इनपुट की वोल्टेज को आउटपुट की वोल्टेज के विद रिस्पेक्ट टू कम देख रहे हैं और हम आउटपुट में वोल्टेज ज्यादा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो वोल्टेज है वो बढ़ जाए, है ना, तो हम यूज करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। इसमें आउटपुट वोल्टेज ग्रेटर होती है इनपुट वोल्टेज से। बेटा वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स का डायरेक्ट रिश्ता रहता है, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतना ही ज्यादा वोल्टेज। बट करंट के साथ ऑपोजिट रिश्ता रहता है, जितनी कम नंबर ऑफ टर्न्स उतना ज्यादा आपके पास करंट। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स और करंट का ऑपोजिट रिश्ता, नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज का डायरेक्ट रिश्ता। स्टेप अप में सेकेंडरी की वोल्टेज बढ़ जाती है, स्टेप डाउन में सेकेंडरी की वोल्टेज कम हो जाती है। ठीक है, बट हमेशा एक चीज याद रखना, पावर इनपुट और आउटपुट की बेटा कंजर्व रहती है। पावर इनपुट इज इक्वल्स टू पावर आउटपुट। ठीक है, पावर इनपुट इज इक्वल्स टू पावर आउटपुट आइडियल के केस में फॉलो रहता है। एफिशिएंसी बेटा आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर के बराबर होती है, वीएस आईएस डिवाइडेड बाय वीपी आईपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। वीएस डिवाइडेड बाय वीपी, वीएस डिवाइडेड बाय वीपी इज इक्वल्स टू एनएस डिवाइडेड बाय एनपी। जैसे कि मैंने आपको बताया, वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स का डायरेक्ट रिश्ता रहता है और नंबर ऑफ टर्न्स और करंट का ऑपोजिट रिश्ता रहता है। ठीक है, कैसा रिश्ता रहता है? ऑपोजिट रिश्ता रहता है। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो। बेटा दिस इज रेफर टू एज व्हाट? ट्रांसफार्मर रेशियो। सो इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एकदम शू शटक से एकदम रॉकेट रिवीजन मैम ने आपको कंप्लीट करवा दिया है। आई होप यू आर लविंग दिस सीरीज यार। डू कमेंट द कमेंट सेक्शन, आपके एक कमेंट का वेट मैम जरूर से करेगी यार। कमेंट जरूर से करके बताइएगा ये सीरीज कैसा लग रहा है, आपको हेल्प मिल रही है, आपको कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है एकदम शू शटक से। 15 से 20 मिनट में आप एक पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं। देखो बेटा, जितना इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना, समझना, लिखना, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है रिवाइज करना और अपनी परमानेंट मेमोरी में रिटेन करना। आप इस छोटे छोटे पैकेट्स को अगर मल्टीपल टाइम्स भी देखेंगे दिन में, तो भी आपके ये सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम दिमाग में फिट होते जाएंगे। सो कमेंट करके जरूर से बताना वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक जरूर से करें एंड सपोर्ट करते रहिए।